और आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं आपका एक जीके का नया सेशन। इस सीरीज में हम आपको राजस्थान की कंप्लीट ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री और कल्चर के साथ साथ इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी और इंडियन हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कराएंगे। यहाँ पे आपको जितने भी आरपीएससी के, आरएसएम, एसएसबी के ओल्ड पेपर है, इनका सॉल्यूशन भी कराया जाएगा। तो डे बाय डे आपको क्लासेस मिलती जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है इस लेक्चर से रिलेटेड तो आप मुझे इस नंबर पर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन आपका होगा तो मैं यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। चलो, तो आज हम लोग राजस्थान की ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। राजस्थान की ज्योग्राफी जो देख रहे हैं, तो राजस्थान की ज्योग्राफी से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। देखो, राजस्थान जो है वो यहाँ से आप देखोगे तो ये वाला जो हिस्सा है ये राजस्थान का मरुस्थलीय वाला हिस्सा है। तो यहाँ पे पूरा मरुस्थल भाग है। इसके अलावा आप जब यहाँ से थोड़ा सा, अगर मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, तो ये जो है ये अरावली वाला क्षेत्र है। तो ये अरावली रीजन है। यहाँ पे आपको पहाड़ी वाला भाग भी देखने को मिलेगा। तो राजस्थान जो है वो इधर आपका जो पश्चिमी राजस्थान है ये पूरा मरुस्थल है। इसके अलावा आपका जो मिड सेंटर है राजस्थान का, ये अरावली वाला भाग है। यहाँ पे जो सिरोही है, यहाँ पे सबसे ऊंचा पहाड़ जो गुरु शिखर है आपको यहीं पे देखने को मिलता है। चलो आगे बढ़ने से, तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो पूरा रीजन है, ये पूरा का पूरा नदियों वाला रीजन है। नदियों से जो लाई गई मिट्टी होती है उनसे मैदानों का निर्माण होता है। तो ये मैदानी प्रदेश आपका राजस्थान में देखने को आपको मिलता है। इसके अलावा ये वाला जो क्षेत्र है ये एक्चुअली क्या है, यहाँ पे एमपी है, और एमपी जो है, एमपी का जो भूभाग है वो लावा से निर्मित भूभाग है। इसीलिए उसको आप मालवा का पठार भी बोलते हो, ठीक है। और यहाँ ये ज्वालामुखी उद्गार से बना हुआ भूभाग है। इसी का थोड़ा सा अवशेष जो है ये आपका हाड़ौती वाला क्षेत्र है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है पठारी भाग, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, पठारी भाग हो गया। अब राजस्थान में एक आपका हो गया मरुस्थल वाला, एक आपका हिस्सा हो गया अरावली पहाड़ी हिस्सा, एक हो गया आपका क्योंकि ये नदियों द्वारा बनाया गया है तो ये आपका हो गया मैदान वाला हिस्सा, और आपका ये हो गया पठारी भाग, ठीक है। तो राजस्थान जो है वो विभिन्नताओं से भरा हुआ राज्य है। यहाँ पे अलग अलग प्रकार की विभिन्नताओं वाले भौगोलिक प्रदेश पाए जाते हैं। एक एक करके हम सारे भौगोलिक प्रदेश को देखेंगे। इससे पहले हम आपको राजस्थान की ज्योग्राफी की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछी भी जाती है। चलो स्टार्ट करते हैं राजस्थान ज्योग्राफी को। राजस्थान की जो ज्योग्राफी है, देखो उसका हम पहला चैप्टर आज कंप्लीट करेंगे, जिसमें राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका स्थिति विस्तार क्या है, इसकी सीमाएं क्या है, पड़ोसी राज्य अंतर्राष्ट्रीय राज्य सीमाएं क्या क्या हैं, ये सब देखने वाले हैं। चलो उत्पत्ति की बात करते हैं। देखो, जब उत्पत्ति की बात आती है तो आपको पूरा पता होना चाहिए कि भाई पृथ्वी कैसे बनी, और पृथ्वी जब बनी तो वहाँ से फिर किस किस तरह से क्या क्या था वो सारा अपन देखते हैं। पृथ्वी जब थी तो पृथ्वी का विकास ही हो रहा था, या पृथ्वी जब बनी रही थी तो उस टाइम पे पृथ्वी में दो ही आपको स्थान देखने को मिलते थे। एक जलीय भूभाग था और एक आपको देखने को मिलता था स्थलीय भूभाग। तो जो जलीय भाग था, ठीक है, उस जलीय भाग को बोला जाता था पैंथालासा सागर, और ये जो आपका ये वाला जो रीजन है, ठीक है, इसको बोला जाता था पेंजिया महाद्वीप, ठीक है। तो ये जो स्थलीय भाग है ये आपका हो गया 29%। तो आज भी हम लोग 29% पे ही निवास कर रहे हैं, बाकी 71% जो है हमारा वो जलीय भाग है। पेंजिया महाद्वीप जो है वो आगे जाके कालांतर में जाके क्या होगा, पानी के दबाव के कारण क्या होगा, अन्य अलग अलग विभागों में, या यूँ बोलें कि अलग अलग भागों में बट जाएगा, टुकड़ों में टूटता जाएगा और कॉन्टिनेंट्स का निर्माण करेगा। महाद्वीप है तो महाद्वीप टूटेगा तो अलग अलग नए नए महाद्वीप भूमि पे बनाएगा। और जो आपका पैंथालासा सागर है ये जब कॉन्टिनेंट्स के आसपास जो है वो महासागरों का निर्माण करेगा। पेंजिया किसने कहा इसको सबसे पहले पेंजिया, तो एक जर्मन साइंटिस्ट था, ठीक है, जिसका नाम अल्फ्रेड वेगनर है। उसने ये थ्योरी दी थी कि आज जो आप अलग अलग कॉन्टिनेंट्स देख रहे हो, अलग अलग महाद्वीप देख रहे हो, ये पहले कभी एक सिंगल महाद्वीप हुआ करता था जिसका नाम पेंजिया था। तो ये जो थ्योरी है ये अल्फ्रेड वेगनर ने दी थी 1912 में। ये एक जर्मन वैज्ञानिक थे। तो आगे देखते हैं, ठीक है। तो अब
क्या हुआ, पेंजिया जो है वो पानी के दबाव के कारण क्या हुआ, दो टुकड़ों में बट गया। ऊपर वाला पेंजिया उत्तरी पेंजिया, नीचे वाला दक्षिणी पेंजिया, इस तरह से। ऊपर वाला जो उत्तरी पेंजिया था इसको अंगारा लैंड बोला गया, और जो नीचे वाला था उस पेंजिया उसको बोला गया गोंडवाना लैंड। ठीक है, आपका जो भारत है वो गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है। गोंडवाना लैंड से भारत निकला है, गोंडवाना लैंड से अफ्रीका निकला है, दक्षिणी अमेरिका ये सब जो है गोंडवाना लैंड से निकले हैं। अंगारा लैंड की बात करें तो अंगारा लैंड से जो है वो उत्तरी एशिया, उत्तरी अमेरिका और आपका यूरोप वगैरह जो है ये अंगारा लैंड से निकले हैं। तो पेंजिया का उत्तरी भाग है, गोंडवाना जो है वो पेंजिया का दक्षिणी भाग है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। जो जो पेंजिया जो है वो भूभाग है, उसके टूटने के बाद जो आसपास जो सागर का जो निर्माण हुआ, उस सागर को पैंथालासा सागर ना बोल के बाद में बोला गया तैतीस सागर। ठीक है, तैतीस सागर जो है वो परतों का पालना भी इसको कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि सारी परतें जो है इस सागर पे ही वो तैर रही है। अब अंगारा लैंड पे मैंने आपको बताया कहाँ कहाँ क्या क्या बना, तो अंगारा लैंड पे मैं एक बार फिर बता देता हूँ। पेंजिया का उत्तरी भाग है जिसमें उत्तरी अमेरिका, यूरोप और उत्तरी एशिया का निर्माण हुआ है। ठीक है, एशिया का जो आधा आधा हिस्सा है वो अंगारा लैंड का है, और आधा हिस्सा जो है वो गोंडवाना लैंड का है जिसमें भारत भी आता है। गोंडवाना लैंड की बात करें तो देखो, उत्तरी अमेरिका अंगारा लैंड, दक्षिणी अमेरिका गोंडवाना लैंड। ठीक है, उत्तरी एशिया अंगारा लैंड, दक्षिणी एशिया गोंडवाना लैंड। ठीक है, अफ्रीका पूरा गोंडवाना लैंड से बना है क्योंकि अफ्रीका यहाँ से था। ठीक है, ये वाला जो रीजन था ये आगे जाके अफ्रीका में चेंज हुआ है, और अफ्रीकन प्लेट से ही अलग होकर हमारा इंडिया भी बना है। ये जब प्लेट से इधर उधर चलने लगी तो इंडियन प्लेट अफ्रीकन प्लेट से अलग होकर ऊपर जाके यहाँ पे यूरेशियन प्लेट से टकराई, और हिमालय का निर्माण करके हिमालय वहाँ पे सेटअप हो गया। तैतीस सागर भी क्या होगा, जब ये प्लेटें बिखरेगी, बिखरे के कॉन्टिनेंट्स का निर्माण करेगी, तो तैतीस सागर जो है अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के पास जमा हो जाएगा, और वहाँ पे एक बड़ी भू राशि के साथ, बड़ी जल राशि के साथ, सॉरी, बड़ी जल राशि के साथ सागरों का निर्माण करेगा। पृथ्वी की बात करें तो आज हमारे पास 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, उनमें से एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप, फिर अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अंटार्कटिका महाद्वीप है। अंटार्कटिका बिल्कुल शीत वाला है। ठीक है, यहाँ पे जीवन होता नहीं है, इसको प्रयोगशाला के लिए एज ए यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल बर्फीला वाला है, आप देखते भी होंगे मैप में, तो बिल्कुल नीचे नीचे वाला जो हिस्सा नज़र आता है वो अंटार्कटिका महाद्वीप। महासागरों की बात करें तो देखो, एशिया जो है, एशिया के बिल्कुल नीचे वाला जो सागर है वो हिंद महासागर है। आप अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के बिल्कुल इधर देखोगे, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में, तो वो आपको नज़र आएगा अटलांटिक महासागर। हिंद महासागर इंडिया के नीचे है। अंटार्कटिक जो है वो बिल्कुल एशिया के ऊपर वाला जो हिस्सा है, बिल्कुल ये वाला हिस्सा, ये आपका है आर्कटिक महासागर, और दक्षिणी महासागर जो है वो हमें देखने को मिलता है पृथ्वी में। इंडियन प्लेट देखो, मैंने आपको यहाँ बताया था कि इंडियन प्लेट जो है, अफ्रीकन यहाँ पे एक प्लेट थी, अफ्रीकन प्लेट से ही अलग होकर चलना चालू किया, और ऊपर जाके यहाँ पे यूरेशियन प्लेट से टकराए और हिमालय का निर्माण किया। इस तरह से हमारा इंडिया जो है वो चलते चलते यहाँ पे यूरेशियन प्लेट से टकराने के बाद अभी स्थिर अवस्था में हमें दिखाई देता है। चलो, ये थ्योरी समझने के बाद आपको अब राजस्थान में ले चलता हूँ मैं। देखो, ये वाला जो हिस्सा है ये अभी पाकिस्तान में जा चुका है, ये वाला। यहाँ पे जो रीजन है, ये जो रीजन है ये राजस्थान का रीजन है। अब आपको राजस्थान की उत्पत्ति बतानी है, तो देखो ये जो ये प्लेट है, ये प्लेट कहाँ से चली, यहाँ से चली, तो ये यहाँ से चली, तो ये कौन है, ये गोंडवाना लैंड है। तो इसका मतलब फिर राजस्थान भी जो बनेगा, राजस्थान पे जो भूमि होगी वो गोंडवाना लैंड की होगी। हाँ, ऑफ कोर्स गोंडवाना लैंड की होगी। पर इसके अलावा ये सागर है ना, ये सागर भी साथ का साथ आता जा रहा है प्लेट के साथ साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक तरह से खड्डा टाइप था जिसके अंदर सागर का जमाव हो गया था, और सागर का जो पानी है वो इस जगह पे पूरा भर गया था। ठीक है, इस जगह पे पूरा भर गया था। जब वो पानी वापस निकला तो वहाँ पे अपना रेती के अवशेष छोड़ते हुए वापस पीछे आ गया, और वहाँ पे जो आज आप देखोगे तो मरुस्थल का निर्माण हो चुका है, कुछ इस तरह से। ये वाला जो रीजन है, ठीक है, आप यही वाला रीजन देख रहे हो, यहाँ से ही ये थोड़ा सा ऐसे यूँ घुमाते हैं तो अपन, तो यहाँ पे जो है, क्योंकि ये पूरा सागर चल रहा था, और जब सागर
क्योंकि देखो सागर चलेगा, प्लेटों में टकराव होगा तो एक भू हलचल होगी, उसके कारण जो है सागर का कुछ पानी इस वाले क्षेत्र में पूरा आके जम गया था, जो कुछ सालों बाद ऑटोमेटिकली सूख गया या फिर यहाँ से वापस रिटर्न हो गया। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे पूरा का पूरा क्या छोड़ गया, वो मरुस्थलीय भाग छोड़ गया, रेतीला भाग छोड़ गया। आज अगर आप इधर जाओगे तो आपको रेती ही रेती देखने को मिलेगी, बालू रेत जिसको आप बोलते हो, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि बालू रेत है तो वनस्पति पाई नहीं जाती है, पाई भी जाती है तो बिल्कुल घास, मतलब आप घास वास तो खैर छोड़ो, घास बिल्कुल थोड़ा सा है यहाँ पे जैसलमेर में, सेवन घास टाइप का, लेकिन खेजड़े खेजड़े आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, बबूल टाइप के पेड़ आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो रीज़न है, ये पूरा का पूरा रेगिस्तान वाला रीज़न है। ये जो है आपको ग्रीन कलर का जो नज़र आ रहा है, ये हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला है। अरावली जो है भारत राजस्थान को दो भागों में बांटती है। आपका ये हो गया पूरा पूर्व वाला और ये हो गया आपका पश्चिम वाला, ठीक है। उत्तर पश्चिम बोल सकते हैं क्योंकि ऊपर वाली दिशा उत्तर है और पश्चिम वाली तो उत्तर पश्चिम, और ये आपका हो गया दक्षिण पूर्व वाला हिस्सा। राजस्थान जो है, राजस्थान में चार भाग हैं, तो कौन कौन से भाग की किस किस चीज़ से उत्पत्ति हुई है ये पूछा गया है एग्जाम में। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मरुस्थल की जगह पहले क्या हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पे महासागर आया, जैसे ही टकराई प्लेट्स तो क्या होने लगा, यहाँ से थोड़ी सी हलचल हुई और पानी जो है वो पूरा का पूरा यहाँ पे जमा हो गया। कुछ वर्षों बाद क्या हो गया, वहाँ से पानी निकल गया और अपने आप ये जो जम भूमि है ये पूरी की पूरी क्या हो गई, मरुस्थलीय भूमि बन गई। तो ये जो है ये किससे बनेगा, अब पानी जो है वो देखो, पानी किससे बना, पानी क्या चीज़ है, ये जो पानी वाला भाग है ये कौन है, तैतीस सागर है। तो इसका मतलब राजस्थान का ये वाला जो क्षेत्र है ये किसका अवशेष माना गया है, तैतीस सागर का अवशेष माना गया है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। जो ये वाला जो रीजन है, ग्रीन वाले को छोड़ें तो ये वाला जो आपका ब्लू कलर का रीजन है, ठीक है, यहाँ पे नदियाँ ज़्यादा पाई जाती है, नदियों वाला क्षेत्र है। नदियों मतलब यहाँ का लिंक भी आप पानी से ही करेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे भी कभी पानी हुआ करता था। तो ऐसा माना जाता है कि राजस्थान में एक तो पश्चिमी मरुस्थल और ये पूर्वी मैदान जो है ये तैतीस सागर का अवशेष माना गया है। बचे दो, आपका अरावली और आपका ये जो है हाड़ौती का पठार। अब देखो अरावली जो है ना वो एक्चुअली क्या है, अरावली जो है वो पहाड़ी हिस्सा है, पहाड़ है, पहाड़ मतलब भूभाग का क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो जब गोंडवाना लैंड बन ही रहा था, यानी जब स्टार्टिंग में पेंजिया था उसी टाइम पे यहाँ पे पहाड़ बन गए थे। मतलब गोंडवाना लैंड के टाइम पे ही अरावली, माना जाता है कि गोंडवाना लैंड के टाइम पे ही क्या थी, अरावली विकसित हो गई थी, ठीक है। तो अरावली जो है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, क्योंकि लैंड पे ही क्या बनेंगे, पहाड़ बनेंगे, समुद्र पे तो बनेंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो पहाड़ी श्रृंखला का निर्माण हो चुका था, ठीक है। तो गोंडवाना लैंड जो है वो जो है अरावली जो है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना गया है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको। हाड़ौती का जो पठार है, देखो पठार जो है एक्चुअली क्या होता है कि पठार जो है पहाड़ का ही हिस्सा माना जाता है। जैसे मान लो ये पहाड़ है, अब यूँ चलेगा पहाड़, तो ये पहाड़ है, तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो भाग है, ये भाग क्या कहलाएगा, पठार कहलाएगा। ये पहाड़ है तो पठार, पहाड़ का ही जो अवशेष है वो क्या कहलाता है, पठार कहलाता है। इसीलिए जो हाड़ौती है, हाड़ौती भी क्या माना जाता है, पठारी भाग में आता है। ऐसा माना जाता है कि ये किसी न किसी पहाड़ का अवशेष है। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें देखने को मिलती है। अब पहाड़ आप बोलोगे कौन सा पहाड़ आ गया, अरावली तो वहाँ रह गया। तो देखो गोंडवाना लैंड पे क्या एक ही पहाड़ थोड़ी ना है, बहुत सारे पहाड़ हैं, ठीक है। विंध्याचल श्रेणी भी है, आपका महाराष्ट्र में आप जाओगे तो आपको विंध्याचल श्रेणी भी देखने को मिलेगी, सतपुड़ा पहाड़ी श्रृंखला भी देखने को मिलेगी। तो विंध्याचल जो श्रेणी है ना, यहाँ पे विंध्याचल श्रेणी के बड़े बड़े पहाड़ है इस तरह से। अब वो पहाड़ों का जो अवशेष है वो यहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो है यहाँ पे जो ये पहाड़ी वाला, पहाड़ों का जो अवशेष है, पठार जो बने हैं, ये पठार जो हैं ये किसके अवशेष हैं, विंध्याचल श्रेणी के अवशेष हैं। तो ऊपर पहाड़ भी किससे बनेंगे, गोंडवाना लैंड से बनेंगे। तो ये भी आपको क्लियर हो गया कि ये जो अरावली है और जो हमारा पठारी भाग है, ठीक है, ये किसके अवशेष हैं, गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। और ये जो है हमारा पश्चिमी मरुस्थल और पूर्वी मैदानी भाग, ये हमारा तैतीस सागर से बना हुआ रीजन है। तो तैतीस सागर में आपके पश्चिमी मरुस्थल हो गए और पूर्वी मैदान हो गया। क्योंकि मैदान जो है वो बिल्कुल, देखो जब नदियाँ आएगी मिट्टी लाएगी, फिर नदियाँ सूख जाएगी तो मिट्टी जो है वहाँ पे क्या किसका निर्माण करेगी, मैदानों का निर्माण करेगी।
तो नदियाँ को आने में सूखने में काफ़ी लंबा टाइम लगेगा, और अभी भी यहाँ पे ये मैदान बनता ही जा रहा है, ठीक है, क्योंकि आज भी नदियाँ यहाँ पे मिट्टियाँ लाती जा रही है और उनसे क्या होता जा रहा है, मैदानों का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल नवीनतम आपका भौगोलिक क्षेत्र है, किसका? राजस्थान का। प्राचीन की बात करें तो अरावली जो है वो बिल्कुल प्राचीन भौगोलिक क्षेत्रों में आता है, और ये जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा रीजन जो है वो किस से बना है, तैतीस सागर, गोंडवाना लैंड, ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा रीजन किस भाग से बना है। चलो, उत्पत्ति से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, आगे बढ़ते हैं। तो राजस्थान की उत्पत्ति मैंने यहाँ डायग्रामेटिकल फॉर्म में समझा था। गोंडवाना लैंड या 33 सागर दो ही चीज़ें थी पहले, ठीक है। देखो, थी तो पेंजिया, लेकिन पेंजिया जब टूटा तो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड में बचा। तो अंगारा लैंड से हमें मतलब नहीं है, ठीक है। हमारा जो भारत है वो पूरा गोंडवाना लैंड से बना है, तो गोंडवाना लैंड में हमारे पास अरावली और हाड़ौती का पठार है। 33 सागर की बात करें तो मरुस्थल और मैदानों का निर्माण वहाँ से हुआ है। ओके, लेट्स। राजस्थान की उत्पत्ति आपको समझ में आ गई, तो आप अब देख सकते हो राजस्थान की स्थिति और विस्तार। राजस्थान की स्थिति की बात करें तो राजस्थान की आपको पता होना चाहिए कि ग्लोब, अगर आप पूरी अंतरिक्ष देखते हो राजस्थान को, तो कौन सी लोकेशन में नजर आता है? एशिया में, भारत में, और अक्षांश और देशांतरीय विस्तार इसका क्या है, एक एक करके देखते हैं। देखो, पहले आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। दिशाओं के ज्ञान की बात करूं तो देखो, आपको यहाँ पे ये पूरा का पूरा पूरब हो गया, ठीक है। ये आपका पूर्व दिशा हो गई, ये आपकी पश्चिम दिशा हो गई, ये आपका हो गया पूर्व दिशा, ठीक है। ये हो गई आपकी पश्चिम दिशा, ये आपका हो गया उत्तर, और ये आपका हो गया फाइनली दक्षिण, ठीक है। अब इधर कुछ आता है, यहाँ पे कुछ आता है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे उत्तर पूर्व, ठीक है। इधर कुछ आता है तो उसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे उत्तर पश्चिम, क्योंकि उत्तर में है लेकिन पश्चिम में है। इसको बोलेंगे दक्षिण पश्चिम, दक्षिण के पश्चिम में, और इसको बोलेंगे दक्षिण के पूर्व में, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर, दक्षिण, इस वाले रीजन को पूरा पूर्व बोलेंगे, लेकिन अगर कोई चीज़ यहाँ पे है तो वो कहलाएगा उत्तर पूर्व, ठीक है। कोई चीज़ यहाँ पे, क्योंकि दक्षिण है और पश्चिम है, तो कहलाएगा दक्षिण पश्चिम। ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की स्थिति की बात करूं तो राजस्थान की स्थिति को हम सबसे पहले देखेंगे ग्लोब में। तो ये देखो, ग्लोब में आपके सामने रख रहा हूँ। ग्लोब इस तरह का आपका ग्लोब है। यहाँ से अगर आप ये जो वर्टिकल लाइन है, देशांतर रेखा, ये आपकी अक्षांश रेखा, बांटते हो आप इसको, पृथ्वी को, तो आप देखेंगे कि भारत यहाँ पे लोकेशन में नज़र आ रहा है। तो ये पूर्व है और ये है आपका उत्तर, और ये वाली दिशा मैंने आपको बताया था कि पूर्व में और उत्तर में हो तो दिशा बन जाएगी उत्तर पूर्व। तो ग्लोब में जो राजस्थान की स्थिति है वो हमारे सामने आती है उत्तर पूर्व। मुझे लग रहा है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। एशिया जो है, अब देखो यहाँ पे आपको बहुत सारे महाद्वीप नज़र आ रहे हैं। ये पूरा एशिया महाद्वीप है, जिसके अंदर सबसे जो बड़ा देश है वो रूस है। ये आपको रशिया नज़र आ रहा होगा ऊपर, ठीक है। उसके अलावा फिर आप आते हैं तो ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये यूरोप है। इसके अलावा ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, और ये आपका अंटार्कटिका महाद्वीप हो गया। चलो, इससे हम आगे बढ़ते हैं। एशिया महाद्वीप की बात करें तो देखो, एशिया को जब मैं उठा के यहाँ पे रखता हूँ, तो एशिया को जब आप चार टुकड़ों में बांटते हो तो देखते हो कि एशिया की लोकेशन में भारत नज़र आता है इस जगह पे। इस जगह की बात करें तो ये हो गई आपकी पूर्व, ये हो गया आपका पश्चिम, और ये ऊपर हो गया उत्तर, नीचे हो गया दक्षिण। तो ये वाली जो दिशा हो गई, यह होगी दक्षिण पश्चिम। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि एशिया में राजस्थान की स्थिति क्या है, तो आप बताएंगे दक्षिण पश्चिम। कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही होगी, ठीक है। अब भारत की बात करते हैं। तो अगर मान लो भारत में स्थिति पूछी जाती है, तो भारत जो है, देखो भारत को आप ऐसा करके देखेंगे तो भारत में ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण, तो आपका जो है वो ऊपर की तरफ है। देखो, बीच में से काटो भारत को तो बिल्कुल ऊपर की तरफ, ऊपर मतलब उत्तर। अब उत्तर में भी किधर, पूर्व में या पश्चिम में? पश्चिम में, ठीक है। देखो, ये उत्तर है लेकिन ये पश्चिम है, तो ये डायरेक्शन जो है ये हो गई उत्तर पश्चिम, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो अगर आपसे गोलार्ध में पूछा जाता है तो आपको दिमाग में गोला बिल्कुल आ जाना चाहिए, और ये वहाँ पे पॉइंट बन जाना चाहिए। आपको पता लग जाना चाहिए कि यहाँ पे राजस्थान की स्थिति गोलार्ध में यहाँ पर है। आपको बिल्कुल ऐसे याद रखना है, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है कि यहाँ पे राजस्थान है।
अगर आपका एशिया की बात करें तो एशिया में आता है, तो आपको फटाफट इस तरह से याद आ जाना चाहिए कि राजस्थान इस लोकेशन पे लोकेट करता है। और अगर भारत की बात करें तो भारत को आपको इस तरह से याद करना है कि यहाँ पे भारत में राजस्थान की स्थिति है। देखो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, और क्योंकि आगे एग्ज़ाम टफ हैं, बहुत डीप क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको कहीं से भी पूछा जा सके, तो आपको हर चीज़ के लिए रेडी रहना है। चलो आगे मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ आपको स्थिति समझ में आ गई होगी, यहाँ से कोई डाउट्स आपको नहीं होगा। अब बात करें अक्षांश और देशांतरों को समझने की, तो देखो पृथ्वी जो है वो बिल्कुल गोल है, और उसको उस पूरी पृथ्वी को स्टडी करना है, तो उसको समझने के लिए भूगोलवेत्ताओं ने, भूगोलिक वैज्ञानिकों ने उस पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच में एक काल्पनिक रेखा बना दी, जिसको बोला गया है 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा। भूमध्य से काटने वाली रेखा को क्या बोला गया है? भूमध्य रेखा बोला गया है। भूमध्य रेखा के ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको बोला गया है उत्तरी अक्षांश, और नीचे वाला हिस्सा जो है उसको बोला गया है दक्षिणी अक्षांश। तो जो पूरी पृथ्वी है वो पूरी पृथ्वी दो अक्षांशों में है, एक तो उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। अब जितने भी ऊपर वाले देश है वो उत्तरी अक्षांश में होंगे, और जितने भी नीचे वाले देश हैं वो दक्षिणी अक्षांश में होंगे। तो यहाँ पे हमारा भारत लोकेट करता है, तो इसका मतलब हमारा राजस्थान भी कहाँ पर होगा? उत्तरी अक्षांश में होगा। अक्षांश रेखा जो है एक्चुअली करती क्या है, ये देशों के बीच में डिस्टेंस को नापने के लिए यूज़ की जाती है, दूरी को नापने के लिए यूज़ की जाती है। मतलब एक देश और दूसरा देश जो है वो कितने डिस्टेंस में है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, कितने किलोमीटर है, तो इसको यूज़ करने के लिए हम अक्षांश को यूज़ करते हैं। 1 डिग्री, जैसे आप 0 से चलोगे तो फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो एक एक डिग्री के बीच में 111 किलोमीटर का क्या होता है? गैप होता है। अक्षांश रेखा का उपयोग वैज्ञानिक दूरी ज्ञात करने के लिए करते हैं। 1 डिग्री अक्षांश का मतलब 111 किलोमीटर होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ से देखो बहुत सिंपल सिंपल से टॉपिक्स हैं, ठीक है। बहुत आज मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन ही दे रहा हूँ, और इंट्रोडक्शन में भी आपको मैं काफ़ी सारे फैक्ट्स ला के दूंगा, हर जगह से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे। तो पृथ्वी जो है उसको क्या किया गया है, उसको समझने के लिए अलग अलग भागों में उसको बांटा गया है, अलग अलग भागों में बांट के उसको स्टडी किया गया है। तो उसमें एक वर्टिकल लाइन खींची गई है जिसको बोला जाता है देशांतर रेखा। इस रेखा को समय मानक रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो यूज़ है वो टाइम को नापने के लिए किया जाता है। कोई देश इधर है और कोई देश इधर है, तो उसके बीच में कितना समय का अंतर है ये बताती है कौन सी रेखा? 0 डिग्री देशांतर रेखा। आगे बढ़ते हैं। भारत जो है वो यहाँ पर लोकेट करता है, ठीक है। अब देशांतर भी दो बन गए हमारे, जैसे अक्षांश बने उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश, देशांतर भी दो बन गए। इधर वाला जो है पूर्वी देशांतर, इधर वाला जो है वो पश्चिमी देशांतर। अब अगर कोई देश इधर है तो वो पूरा पश्चिमी देशांत पूर्वी देशांतर में है, अगर कोई इधर है तो वो पश्चिमी देशांतर में, जैसे अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। भारत यहाँ पर है, ठीक है। तो भारत जो है वो कौन सी दिशा में है? वो पूर्वी देशांतर में है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक चलते हैं, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, तो हम कहाँ से कहाँ चलेंगे? इसको बोलेंगे कैसे कि पूर्वी देशांतर से चले, पूर्वी देशांतर तक चले, ठीक है। यहाँ कैसे बोलेंगे? उत्तरी अक्षांश, देखो यहाँ 0 डिग्री से आप ऊपर चलोगे तो कौन से अक्षांश में चल रहे हो? उत्तरी अक्षांश में। और आप कहाँ तक चल रहे हो? उत्तरी अक्षांश तक चल रहे हो। तो इसको बोला जाएगा कि उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश तक। इसको बोला जाएगा पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर तक। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जब आप देशांतर से चलते हो तो 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री इस तरह से चलते हो। हर एक डिग्री का जो गैप है वो 4 मिनट की फॉर्म में नापा जाता है। मतलब 1 डिग्री देशांतर की वैल्यू होती है 4 मिनट। देशांतर रेखा का उपयोग वैज्ञानिक समय ज्ञात करने के लिए करते हैं, और 1 डिग्री देशांतर का मतलब 4 मिनट होता है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, यहाँ से कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। राजस्थान की बात करें तो देखो भारत यहाँ पर है, तो ओबियसली राजस्थान भी इसी के अंदर होगा। और अक्षांश और देशांतर को देखें तो अक्षांश में तो उत्तरी अक्षांश और देशांतर में पूर्वी देशांतर जो है वो स्थिति निकल के आती है राजस्थान की। तो राजस्थान उत्तरी अक्षांश में और पूर्वी देशांतर में स्थित है, जैसा मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है। ओके, विस्तार की बात करते हैं। विस्तार जो है कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है राजस्थान, ठीक है। देखो 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश की मैं बात करूं तो यहाँ से मैं जब ऊपर चलूंगा तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री इस तरह से चलूंगा।
यहाँ से मैं इधर चलूँगा तब भी 1 2 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे चलूँगा। तो राजस्थान कभी ना कभी तो यहाँ पे आएगा ना। ठीक है भाई, मैं इधर से जा रहा हूँ, 0 से आ रहा हूँ, 1 पे आ रहा हूँ, 2 पे आ रहा हूँ, 3 पे आ रहा हूँ, तो कभी ना कभी इस लोकेशन पे भी आएगी देशांतर रेखा। फिर यहाँ जाते 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 इस लोकेशन पे भी आएगी देशांतर रेखा, आगे भी जाएगी लेकिन यहाँ भी आएगी। हमें राजस्थान से मतलब है। तो देशांतर रेखा यहाँ से यहाँ पे कौन सी देशांतर रेखा है और यहाँ पे कौन सी देशांतर रेखा है, बाकी तो बीच के सारे देशांतर निकाल लेंगे। ऐसे ही आपका जो अक्षांश वाली रेखा यूँ चलेगी, ऐसे आड़ी चलेगी, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो कभी ना कभी यहाँ पे भी कोई ना कोई रेखा होगी, फिर ऊपर 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 और फिर यहाँ पे भी होगी कोई ना कोई। तो आपको बस 4 रेखाएं का ध्यान रखना है, एक तो स्टार्टिंग वाली देशांतर, एक एंडिंग वाली देशांतर, स्टार्टिंग अक्षांश और एंडिंग अक्षांश। तो राजस्थान को कुछ इस तरह से समझते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ राजस्थान के 4 कोने। इधर जैसलमेर, ये आ गया आपका बांसवाड़ा, ये धौलपुर, और ये आपका गंगानगर सबके ऊपर, सबसे ऊपर गंगानगर, सबसे नीचे बांसवाड़ा, इधर जैसलमेर और इधर धौलपुर। ठीक है। अब अगर मैं इधर से चलता हूँ, पूर्वी दिशा से चलता हूँ, सॉरी पूर्वी देशांतर में चलता हूँ, तो 69.30 डिग्री, 69.30 डिग्री जो है उस पर आपको मिल जाता है राजस्थान का जैसलमेर। ठीक है। और आपको फिर मिलता है धौलपुर का जो है 78 12 78 30 78 17 पे आपको मिल जाता है धौलपुर का गांव। ऐसे ही आप जब इधर से चलते हो तो आपको मिलता है 23 30 पे, तो सॉरी 23 3 पे आपको मिलता है बांसवाड़ा, और 30 12 पे आपको मिल जाता है आपका गंगानगर। ठीक है, इसको मैंने ऐसे से भी बताया। ठीक है, आप पूर्वी देशांतर में चल रहे हो, 69 30 से 78 17, और 23 3 से 30 12 जो है वो आपका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। अब ऐसा पूछा जाता है कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो 23 3 से 30 12 तक है। राजस्थान का जो है वो देशांतरीय विस्तार कहाँ से है, तो 69 30 से 78 17 है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा ऊपर जो है वो देखो गंगानगर है, तो आपको याद रखना है कि 23 3 जो है वो बांसवाड़ा है। बांसवाड़ा में भी कौन सा गांव है, आपको गांव याद रखना है और तहसील, 3 चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती है। तो पहले तो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। बांसवाड़ा में जो है वो देखो क्या है, बांसवाड़ा ऊपर से चल सॉरी स्टार्ट करते हैं ऊपर से, थोड़ा सा आपको ट्रिक से भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। देखो ऊपर जो है गंगा कहाँ से आती है, ऊपर से आती है। गंगा तो ऊपर से बहती हुई आएगी ना, तो ऊपर ही ऊपर होगा गंगानगर। गंगानगर जो है, गंगानगर में एक तहसील है, तहसील का नाम भी गंगानगर है। ठीक है, तो गंगानगर सिटी, गंगानगर ही तहसील होगी। और जो है गंगानगर का एक गांव है जो आपको याद रखना है। ठीक है, गांव का नाम है कोणा गांव। कोणा गांव कैसे याद रहेगा, देखो ये राजस्थान का मैप देखो, इसमें कोणा निकल रहा है क्या, ऊपर निकल रहा है, हाँ निकल रहा है। ठीक है, तो इससे याद रह जाएगा कि यहाँ पे क्या है, कोणा गांव है। तो गंगानगर हो गया, सिटी गंगानगर, गांव कोणा, और तहसील भी गंगानगर। कोई डाउट यहाँ पे आपको नहीं होना चाहिए। फिर आप इधर आते हो जैसलमेर में, तो देखो जैसलमेर जो है ना, जैसलमेर आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, आपको याद होना चाहिए कि मरुस्थल सबसे ज़्यादा किस में है, जैसलमेर में ही है। तो जैसलमेर इधर जैसलमेर ही होगा। अब जैसलमेर का एक गांव है सम गांव, सॉरी सम तहसील है, गांव नहीं है, सम तहसील है। सम तहसील है, और सम तहसील का एक गांव है कटरा गांव। ठीक है, जो आपका 69.30 डिग्री पे स्थित है। ठीक है, तो आपका जो पूर्वी देशांतर है 69.30 पे, वहाँ पे आपको मिलेगा जैसलमेर, जैसलमेर की सम तहसील और सम तहसील का कटरा गांव। कैसे याद होगा, देखो जैसलमेर तो याद हो ही जाएगा। ठीक है, देखो जैसलमेर के अंदर जो है वो क्या है, मरुस्थल ही मरुस्थल है, तो इसमें सब कुछ समा गया है। ठीक है, मतलब सारे गांव इस मरुस्थल में समा गए हैं, तो समा से याद आ जाएगा सम तहसील। गांव जो है कैसे याद रहेगा, गांव का नाम कटरा। देखो इधर पाकिस्तान है, आप जैसलमेर से आगे जाओगे पाकिस्तान वाला रीजन आ जाएगा, और पाकिस्तान में चीज़ें कटती फटती रहती है, लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, तो काटते पीटते रहते हैं लोग, तो कटरा आपको उससे याद रह जाएगा। नीचे आते हैं। अच्छा, कटरा से फिर मैं आपको थोड़ा सा धौलपुर ले चलता हूँ, बिल्कुल इसके सामने देखो, सामने जो है वो बिल्कुल धौलपुर है 78 17 पे, और धौलपुर जो है उसकी तहसील है राजा खेड़ा तहसील। देखो इधर लोग पाकिस्तान से त्रस्त हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा डरे हुए हैं, इधर के लोग राजा हैं। ठीक है, तो ये राजा खेड़ा है। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपको गांव का नाम याद रखना है, वो है सिलोन गांव। सिलोन कैसे याद रखोगे, देखो इधर कट रहा है, इधर चीज़ें कटती है, तो इधर सिलती होगी, इसे याद रख लेना, सिलोन गांव।
फिर लास्ट में बच जाता है हमारा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा का जो है वो कुशलगढ़ तहसील हो गई आपकी, ठीक है। और जो है आपको एक गांव का, यहाँ गांव का जो नाम है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना ही रखना पड़ेगा। उसका नाम है बोरकुंडा गांव, ठीक है। तो याद रह जाएगा आपको बोरकुंडा गांव भी। देखो मैं आपको याद कराने की ट्रिक बताता हूँ। देखो ऊपर कौन सा गांव है, कोणा निकल रहा है, कोणा गांव। इधर कौन सा गांव है, इधर चीज़ें कटती है ना जैसलमेर में। जैसलमेर में आगे पाकिस्तान में कटती है ना चीज़ें, कटरा गांव। कटेगी तो उधर धौलपुर में क्या होगी, सिलेगी, सिलोन गांव। अब ऊपर कोणा गांव है, अब नीचे आओ आप। देखो किसी मंदिर में आप जाते हो ना, तो बिल्कुल नीचे ही नीचे क्या होता है, कुंड होता है। कुंड होता है। आप समझो राजस्थान में पूरा मंदिर है और बिल्कुल नीचे आते हो तो आपको मिल जाएगा कुंड। कुंड से आपको याद रह जाएगा बोर कुंड या बोर कुंडा गांव। आराम से याद हो जाएगा, इजी। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। राजस्थान का विस्तार देखो 23 3 से 30 12 याद रखना है, ठीक है। अक्षांशों का विस्तार है ये 23 3 से 30 12, और देशांतरों का विस्तार है 69 30 से 78 17। अक्षांशों का अंतर आपसे पूछा जाएगा तो आप 7.9 जो है ये अक्षांशों का अंतर है, और देशांतरों के अंतर की बात करें तो 8.47 पूछा गया है। एग्जाम में ये चीज़ पूछी गई है, आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये मैंने पहले बता दिया, 0 डिग्री अक्षांश का मतलब 111 किलोमीटर होता है, और 1 डिग्री देशांतर का मतलब 4 मिनट होता है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। राजस्थान के विस्तार की बात करें तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो जो है वो फैला हुआ है। देखो राजस्थान के क्षेत्रफल को बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, लेकिन अब जो है ये सबने रटा हुआ है वर्ग किलोमीटर वाला। 34229 वर्ग किलोमीटर। मैं आपको याद कराने का तरीका बताता हूँ, कभी भूलोगे नहीं। 342, टू पे रुक जाओ और फिर 2 से स्टार्ट करो। 342239 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 342239 वर्ग किलोमीटर। लेकिन अब जो है आपसे पूछा जाता है, सॉरी मैं थोड़ा सा इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। ओके हो गया। तो आपसे पूछा जाता है वर्ग मील के बारे में, ना कि वर्ग किलोमीटर के बारे में। तो वर्ग मील में क्वेश्चन आता है अब, ठीक है। ये सब ने रट लिया 342239, लेकिन अब आपको वर्ग मील रटना है। तो बड़ा सिंपल सा, रटना कुछ नहीं, 132 140 ऐसा लिख देना, ठीक है। राजस्थान का जो वर्ग मील है वो है 132 140, आराम से याद हो जाएगा। हाइट की बात करूँ तो राजस्थान की जो हाइट है, मतलब आपका जो पूरा उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो लंबाई है, ठीक है, वो है 826 किलोमीटर। और आप पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व चलोगे तो 869 किलोमीटर आपकी चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है। तो राजस्थान की लंबाई है 826 और चौड़ाई है 869 किलोमीटर। तो राजस्थान उत्तर से लेकर दक्षिण तक 826 किलोमीटर में फैला हुआ है, और पूर्व से लेकर पश्चिम तक 869 किलोमीटर में ये फैला हुआ है, ठीक है। और इसके बीच का गैप आपसे पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम के बीच का अंतर क्या है, तो 43 किलोमीटर आपको बताना है। उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम आपका हो गया 869 किलोमीटर, और 43 किलोमीटर इसका क्या हो जाता है, अंतर हो जाता है, जो कि 1 डिग्री अक्षांश से भी कम है। 1 डिग्री अक्षांश से कम कैसे होगा, देखो क्योंकि अक्षांशों का काम जो है ना वो किलोमीटर को नापना है। मैंने आपको बताया था अक्षांश जो है वो दूरी को नापने के लिए काम आता है, और देशांतर जो है वो समय को नापने में काम आता है। अगर देखो समय भी पूछता ना, समय भी पूछता तो देखो 43 किलोमीटर पर किलोमीटर में हम लोग समय कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 1 डिग्री अक्षांश से कम क्यों हुआ, क्योंकि 1 डिग्री अक्षांश का मतलब 111 किलोमीटर होता है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ से क्या है, देखो 23 3 से आपका राजस्थान चालू होता है, और 23.5 पे एक रेखा और बनती है। वो आपकी जो अक्षांश रेखा है उसको बोला जाता है कर्क रेखा। ये वाली रेखा 23.5 डिग्री रेखा है, कर्क रेखा बोला जाता है इसको। अब ये जो कर्क रेखा है वो राजस्थान में यहाँ से यहाँ, ठीक है, 26 किलोमीटर की दूरी बनाती है। ये बात याद रखनी है आपको। अब यहाँ से बहुत सारे फैक्ट मैं बोलने वाला हूँ, ये क्वेश्चंस में हर एक लाइन क्वेश्चन बनती है आपकी। तो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है, पहली बात। दूसरी बात, राजस्थान में ये जो है यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है, 26 किलोमीटर की दूरी बनाती है। तीसरी बात, ये राजस्थान के दो जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ठीक है। डूंगरपुर की सीमा को टच करती है और बांसवाड़ा के बिल्कुल बीचों बीच से निकलती है। चौथी बात, कर्क रेखा जो है वो भारत के भी बहुत सारे राज्यों से गुजरती है, आपको वो भी याद रखना पड़ेगा। भारत के 8 राज्यों से होके निकलती है, पहला गुजरात, फिर उसके बाद राजस्थान, सबसे
थोड़ा सा टच करती है राजस्थान को, फिर एमपी को बिल्कुल बीचों बीच से निकलेगी, फिर छत्तीसगढ़ जो एमपी से अलग हुआ है 2000 में, ठीक है, सन 2000 में एमपी से अलग करके छत्तीसगढ़ बनाया गया है, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ से निकलेगी। फिर उसके बाद आ जाएगी झारखंड। झारखंड की जो राजधानी है रांची, बिल्कुल बीच में से निकलती है रांची के, ठीक है। तो कभी ऐसा भी पूछा जाए कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी राजधानी से कर्क रेखा निकलती है, तो झारखंड की राजधानी रांची से निकलती है। फिर आ जाता है आपका वेस्ट बंगाल, फिर बांग्लादेश को काउंट नहीं करना है, और उधर फिर त्रिपुरा और मिजोरम को भी टच करती है, वहाँ से भी निकलती है, ठीक है। तो कर्क रेखा से रिलेटेड मैंने कुछ फैक्ट्स आपको बता दिए, ठीक है। 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा डूंगरपुर से निकलती है। पहले डूंगरपुर आता है, फिर बांसवाड़ा आता है, मैंने यहाँ थोड़ा उल्टा लिख दिया। इसके अलावा राजस्थान की सबसे कम सीमा बनाती है 26 किलोमीटर, सबसे ज़्यादा एमपी में से होकर ये निकलती है, ठीक है। देखो मैं कोशिश करूँगा आपको बताने की, ठीक है। एक सेकंड में आपको बताने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा उसको मैप में, अभी इंडिया का मैप आता है तो मैं आगे आपको उसमें डिफाइन करूँगा, ठीक है। देखो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरेगी। मैंने आपको क्रम बताया अभी, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा और सबसे कम राजस्थान में। फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके बाद झारखंड की जो झारखंड इम्पोर्टेंट है क्योंकि झारखंड की जो राजधानी है रांची, वहाँ से बिल्कुल बीचों बीच से निकलती है कर्क रेखा। तो झारखंड की राजधानी जो है रांची, वो आपको याद रखना है। पश्चिम बंगाल, उसके बाद फिर बांग्लादेश को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे देश का हिस्सा नहीं है। बाकी फिर उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम से भी ये निकलेगी। सबसे लंबी सबसे छोटी मैंने लिख दी नीचे। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का जो विस्तार है, देखो राजस्थान का विस्तार जो है उसकी वो अलग, हमने देखा कि 826 ऐसे, 869 ऐसे, ठीक है। फिर हमने उनका डिफरेंस देख लिया 43 किलोमीटर। फिर हमने कर्क रेखा देख ली 23.5 डिग्री, 26 किलोमीटर उसकी लंबाई देख ली। डूंगरपुर बांसवाड़ा, देखो डूंगरपुर ये रहा, डूंगरपुर को टच करती है और बांसवाड़ा की यूँ निकलती है, ठीक है। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा 26 किलोमीटर, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब देखते हैं इसकी सीमाएं। तो राजस्थान जो है देखो, 5 राज्य, भारत के 5 राज्य, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात से टकराता है। तो 1 2 3 4 5 हो गए, और एक पाकिस्तान से भी ये बॉर्डर बनाता है। पंजाब की बात करें तो सबसे छोटी सीमा 89 किलोमीटर, और सबसे ज़्यादा जो बात करो आप एमपी की, तो 1600 किलोमीटर ये सीमा बनाता है। सबसे कम पंजाब 89, और सबसे ज़्यादा 1600 एमपी से ये सीमा बनाता है। तो सबसे कम हो गया सीमा बनाने वाला राज्य 89 किलोमीटर पंजाब, और सबसे ज़्यादा बनाने वाला हो गया 1600 किलोमीटर मध्य प्रदेश। बाकी हरियाणा की आपको याद रखनी 1262 किलोमीटर, ठीक है। और आपका जो यूपी है वो 877 किलोमीटर आपको याद रखना है। देखो यूपी तो मैं याद करा देता हूँ आपको। देखो यूपी में भी जो आदित्यनाथ जी है ना, उनके तो अभी ठाठ हो रहे हैं, तो ठाठ से याद आएगा 8, याद रह जाएगा। और क्यों ठाठ हो रहे हैं, क्योंकि योगी जी और जो मोदी जी हैं और अमित शाह जी हैं, दोनों उनके साथ साथ हैं, ठीक है। साथ साथ होने के कारण ही ठाठ है, ठीक है, याद रह जाएगा। 8 ठाठ सात सात, याद हो गया। गुजरात और पाकिस्तान की सीमा मिलती जुलती है। गुजरात जो है देखो, ये जो पाकिस्तान है ना, इसकी है 1070 किलोमीटर। यहाँ से पूरा चलोगे, चलते 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 पूरा यहाँ तक आओगे तो 1070 किलोमीटर की सीमा ये राजस्थान से बनाता है पाकिस्तान। गुजरात की बात करें तो ये 1022 किलोमीटर बनाता है, ठीक है। तो 1022 किलोमीटर गुजरात की और 1070 किलोमीटर पाकिस्तान की। थोड़ा सा बता देता हूँ। पाकिस्तान की बात करूँ तो ये वाली जो रेखा है, देखो ये रेखा पहले थी नहीं। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, ठीक है, 14 अगस्त 1947 को जो है पाकिस्तान भारत से अलग हो गया था। 15 अगस्त 1947 को जो है वो भारत जो है उस भारत ने उसको अपने आप से स्वतंत्र कर दिया था। और 17 अगस्त 1947 को जो है सीरियल रेडक्लिफ नाम का जो व्यक्ति है उस वो आया भारत में, ठीक है। माउंट बेटन ने उसको बुलाया। माउंट बेटन उस टाइम पे यहाँ पे वायसराय हुआ करते थे। आखिरी वायसराय जो थे वो माउंट बेटन ही थे भारत के। उन्होंने कहा कि आपको बंटवारा करना है, बाउंड्रीज खींचनी है, पाकिस्तान को डिफरेंट करना है किससे, इंडिया से। तो उसने कहा क्या, मैप निकाला और मैप में नंबर ऑफ थाने जो जहाँ जहाँ थे उन थानों उसको क्या कर दिया, पॉइंट आउट करना चालू किया। और जो भी पुलिस स्टेशन थे वहाँ वहाँ पे क्या कर दिया, उसने लाइन बना दी। ये वाला हिस्सा पाकिस्तान का, ये वाला भारत का, ठीक है। और इस वाली रेखा को तब से ही क्या बोला जाने लगा, रेड क्लिफ रेखा। आपको समझ में आ गया होगा। फैक्ट्स दोबारा रटा देता हूँ। देखो बात मैंने देखो की पंजाब की, पंजाब 89 किलोमीटर सबसे कम, मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा 1600 किलोमीटर, बाकी फिर 12 62 है ही सही, ठीक है। हरियाणा
और ये 68 वाट 7 वाले, ठीक है। और 1022 किलोमीटर गुजरात का और 1070 किलोमीटर पाकिस्तान का। पाकिस्तान का ज़्यादा है गुजरात से, ये याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने वही सारी चीज़ें लिखी हुई है। 1070 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। मैंने आपको बताया 17 अगस्त 1947 को इस रेखा को बनाया गया था सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा। अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो राज्यों की जो सीमा है वो अंतर्राज्यीय सीमा, और राष्ट्र की अगर कोई सीमा है तो वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहलाती है। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। 89 किलोमीटर ये सब कुछ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब इन सब टोटल करोगे ना आप, इन सब का 1022, 1600, इन सब का टोटल करोगे तो 4850 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा बन के सामने आएगी। और आपकी जो पाकिस्तान की है वो 1070 किलोमीटर सीमा है। दोनों को आप जोड़ोगे तो 5920 टोटल स्थलीय सीमा हो गई राजस्थान की। आई होप ये सब कुछ आपका क्लियर हो गया होगा। यहाँ से बहुत सारे फैक्ट्स हैं और हर एक फैक्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। राजस्थान में देखो ये जो बाउंड्रीज है ना, यहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछा जाता है, लेकिन आजकल थोड़ा टफ हो गया तो आपसे वो फॉर्मेट देगा कि आप आरोही में जमाओ, अवरोही में जमाओ। तो आरोही जो बनेगा, आरोही का मतलब होता है ए से जेड, मतलब छोटे से बड़ा। तो छोटा हो गया सबसे छोटा 89 पंजाब, पंजाब पहले आ जाएगा। और सबसे बड़ा हो गया मध्य प्रदेश, सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो पंजाब पहले और मध्य प्रदेश लास्ट में, यहाँ से आप क्वेश्चन पकड़ लेना। लेकिन सब ऑप्शन में ही पंजाब और मध्य प्रदेश लास्ट में होता तो देखो फिर उसके बाद आपको बस यूपी डालना है। पंजाब के जस्ट बाद ही आपको क्या डालना है, यूपी डालना है, ठीक है। देखो आप याद हो जाएगा आराम से, ठीक है। 89 है, फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा आपका 1600 है, फिर क्या बचता है, फिर 1262 हरियाणा का है, 877 इसका और 1022। तो सीक्वेंस बनता है पंजाब, यूपी, गुजरात, हरियाणा और एमपी। आरोही में पंजाब, यूपी, गुजरात, हरियाणा और मध्य प्रदेश। अवरोही क्रम पूछा जाता है तो अवरोही का मतलब हो गया आपको Z2A करना है। Z2 8 का मतलब हो गया बड़ा पहले आएगा, मतलब एमपी पहले, और छोटा सबसे बाद में आएगा पंजाब सबके बाद में, और बीच में आएगा हरियाणा, गुजरात और पंजाब, ठीक है। ये सारा हो गया आपका अवरोही क्रम। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। मैंने आपको आज जो है वो कंप्लीट डीप इंट्रोडक्शन दे दिया है। इसमें कुछ फैक्ट्स भी मैंने आपको बताया, बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, और यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको सारे फैक्ट्स दोबारा याद करना है। कहीं भी कोई दिक्कत आए तो आपको मैंने एक नंबर दिया है, ये मेरा नंबर है। आप चाहें तो इस नंबर पे भी मुझे क्वेरी करके पूछ सकते हैं। आपके क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डिफाइन कर दूंगा। और अगली वाली जो क्लास है उसमें हम देखेंगे सारे जितने भी आपके अंतर्राज्यीय बॉर्डर हैं उनके जिले, राजस्थान में कौन कौन से टकराते हैं, और हरियाणा के कौन कौन से, पंजाब के कौन कौन से, राजस्थान के कौन कौन से, यूपी के कौन से, हमारे कौन से, मध्य प्रदेश, इन सब के हम जिले वाइज डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैं अगले वीडियो में आपको पूरे 33 जिले रटाऊंगा, वो भी संभागों के साथ। थैंक यू वेरी मच। अब आप मुझे इजाज़त दीजिए और अब हम अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद। और आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि अपने फ्रेंड्स भी इसको देख सकें। थैंक यू।